हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोग पैरामैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे कैनोनिकल एंसेंबल मेथड से, लेकिन लास्ट में वो वीडियो ब्लैकआउट हो रहा था। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमारे क्लासिकल डिस्कशन में भी रह रखा है। हमने जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैम्पल जो निकाला था उसकी वैल्यू ये बेसिकली एक फंक्शन लैंजुइन फंक्शन, ओके, इस फंक्शन को हमने लैंजुइन फंक्शन डिफाइन किया था। और बेसिकली लैंजुइन फंक्शन का जो बिहेवियर है वो ये है, इसका आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज़ लार्ज, तो इट टेंड्स टू 1, ओके। वो सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग था। लेकिन अगर x की वैल्यू स्मॉल है, और x बेसिकली क्या फैक्टर था, x है ये म्यू एच अपॉन के टी, फाइट बिटवीन द फील्ड विच इज़ ट्राइंग टू ओरिएंट द डाइपोल्स अलॉन्ग इट, और के टी जो उन्हें रैंडमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों की जो फाइट का फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर लार्ज है, ओके, ये लार्ज कैसा हो सकता है, फील्ड लार्ज हो या टेम्परेचर स्मॉल हो या दोनों कंडीशंस, ओके। तो इन एनी केस इफ एक्स इज़ लार्ज, तो हमें मिला था, और वेरी वेरी लार्ज अगर है तो दिस ब्रिलियन फंक्शन ऑलमोस्ट टेंड्स टू 1। तो फिर हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन कंप्लीट, सारे के सारा डाइपोल मूवमेंट जो है N0 जो एंटिटीज़ हैं सबका डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है फील्ड के अलॉन्ग, तो नेट मैग्नेटाइजेशन इतना। लेकिन अब दूसरा एक्सट्रीम केस अगर हम देखें, अगर एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ओके, एक्स स्मॉल होने का मतलब फील्ड वीक है, फील्ड है तो जीरो फील्ड नहीं है, फील्ड है लेकिन वीक है, और करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर हायर है, ओके। तो अगर ये कंडीशंस ओबे हो रही हैं तो उससे मैं लैंजुइन फंक्शन के बिहेवियर से मैग्नेटाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है दैट वी कैन स्टडी, ओके। इन द हाई टेम्परेचर रिजीम या लो मैग्नेटिक फील्ड या दोनों अगर हों, तो जो बीटा म्यू एच है विच इज़ म्यू एच अपॉन के टी विच वी हैव डिफाइंड एज एक्स, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और लैंजुइन फंक्शन जो है अगर इसका आर्गूमेंट बहुत कम होता है तो इट कैन बी शोन कि इट बिहेव्स लाइक इट गोज़ एज एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 45 प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अगर एक्स स्मॉल है तो आप हायर ऑर्डर टर्म्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन एक्चुअली आपको निकाल के एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जस्ट डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। लैंजुइन फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ओके। कॉट हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, अब इस चीज़ का आप एक्सपेंशन कीजिए, बट यू हैव टू एक्सपैंड केयरफुली, ओके। न्यूमरेटर का अलग एक्सपेंशन, यहाँ e टू द पावर एक्स कॉमन लें, 1 प्लस समथिंग बनेगा, ओके। इफ़ एक्स इज स्मॉल तो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका 2 या 3 टर्म्स तक करें। इसी तरह से डिनोमिनेटर का भी एक्सपेंशन, उसे भी न्यूमरेटर में ला के, तो इस तरह से आप अगर इसे टर्म्स को बाइनोमियली एक्सपैंड करें तो होगा क्या, ओवरऑल एक पहले 1 अपॉन एक्स का टर्म आएगा, लेकिन वो 1 अपॉन एक्स का टर्म यहाँ से इस -1 अपॉन एक्स को कैंसिल करेगा। तो जो लीडिंग ऑर्डर बिहेवियर है वो एक्स अपॉन 3 और फिर बाकी ये टर्म्स। तो अगर एक्स बहुत स्मॉल है, ओके, तो मैं इस टर्म को भी एक्स क्यू वाले टर्म को भी ड्रॉप कर दूँ तो लैंजुइन फंक्शन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाई एक्स बाई 3, ओके। वेरी नियर द ओरिजिन द लैंजुइन फंक्शन बिहेव्स लाइक एक्स अपॉन 3। तो अगर ये वैल्यू मैं उसमें मैग्नेटाइजेशन का जो हमारा वो है एक्सप्रेशन, यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटाइजेशन N0, उस वॉल्यूम में कितने हमारे पास डाइपोल्स या पार्टिकल्स हैं, मैं डाइपोल्स का नंबर है बेसिकली ये, म्यू हर किसी के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, और लैंजुइन फंक्शन की वैल्यू x बाई 3। तो x की ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू गेट दिस। सो द मैग्नेटाइजेशन अपेयर्स लाइक दिस। N0 और म्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है आपके सैंपल के लिए। h, उस समय मैग्नेटिक फील्ड आपने किस स्ट्रेंथ पे रखा हुआ है, 3K कांस्टेंट, K इज़ बेसिकली KB, मुझे इसे K भी लिखना चाहिए, बोल्टजमैन कांस्टेंट, ओके। T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। ये हाई टेम्परेचर रिजीम में हो रहा है, सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर रिजीम में। अगेन हाई और लो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। हाई और लो का सेंस ये होता है, किसी टेम्परेचर को आप हाई या लो उस टेम्परेचर पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इंट्रैक्शन एनर्जी, उसके रिलेशन में कह सकते हैं, बट इधर वे एट हाई टेम्परेचर दिस इज द रिलेशन। इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं M0 जो है ये H के प्रोपोर्शनल है। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ाते रहें तो ये मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम एक टर्म अब डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है बिटवीन M और H, इसे ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जैसे इस केस में M0 बराबर H और बाकी सारा फैक्टर हमारा जाई कहलाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके। कितना ससेप्टिबल है वो सब्सटेंस कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, किस हद तक उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मेजर है x। तो इस पर्टिकुलर केस में आप x बेसिकली M0 अपॉन H। लेकिन और केसेस में ये रिलेशन आपका और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, ठीक है। M हो सकता है H स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो या H के किसी और फंक्शन के। तो जो हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन हम देते हैं वो ये है बेसिकली, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद द मैग्नेटिक फील्ड, पार्शियल डेरिवेटिव कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। और लास्ट में इस एक्सप्रेशन का यू मस्ट टेक लिमिट H टेंडिंग टू 0,
ओके। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बहुत स्मॉल फील्ड्स के लिए आप इसे स्टडी करेंगे बेसिकली। ओके, वेरिएशन करते करते भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मॉल फील्ड और थोड़ा सी और उसको चेंज किया और उस प्रोसेस में जितना मैग्नेटाइजेशन चेंज हुआ, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इनफैक्ट इसको हम प्रॉपर्ली आइसोथर्मल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे, क्योंकि द टेम्परेचर इज बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। लैब में इस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। ओके, लैब में इस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है किसी भी मटेरियल के लिए, किसी पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के लिए हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने जो थियोरेटिकल मॉडल, क्लासिकल थियोरेटिकल मॉडल डेवलप किया, उसके बेसिस पे अगर इसको स्टडी करें तो ज़ाइटी हम निकाल सकते हैं। एम नॉट का एक्सप्रेशन है, इसे एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग टी कांस्टेंट, तो सिंपली आपका ये बन गया एन नॉट म्यू स्क्वायर बाई 3kT। ओके, एन नॉट म्यू स्क्वायर 3 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ओके, के इज़ के बी। इस सबको अगर हम एक कांस्टेंट सी कह दें तो सी अपॉन टी। इनफैक्ट दिस कांस्टेंट सी हैज़ गॉट अ नेम बाय इटसेल्फ, दिस इज़ द क्यूरी कांस्टेंट। ओके, क्यूरीज ने डिस्कवर किया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटाइजेशन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी करता है, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हायर टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी कम होती है, लोअर टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होती है। ओके, तो दिस लॉ इज़ कॉल्ड द क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। लेकिन ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स पे ही वैलिड होता है। ओके, क्योंकि हमने ये निकाला एक्सप्रेशन, ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स पे है। ओके, सो एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स द susceptibility is inversely proportional to the working temperature। ओके, और एक्सपेरिमेंटली ये कर्व बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है इनफैक्ट इस चीज़ को। कई सॉल्ट्स के लिए हम देखें अगर वो, तो अगर हम ज़ाइटी और इन्वर्स टेम्परेचर, दिस इज़ नॉट टी, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव प्लॉटेड 1/T, तो इसके साथ अगर वेरिएशन देखें तो ये माना ये ब्लैक वाले पॉइंट्स हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं जो लैब में मिले, तो इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये स्ट्रेट लाइन भी ऐसी मिलती है जो ऑलमोस्ट ओरिजिन से पास होती भी लगती है। आप ओरिजिन वाले पॉइंट के लिए डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिन मतलब 1/T, ओरिजिन मतलब जीरो मतलब टेम्परेचर बराबर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टेम्परेचर पे आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर्व को हम जहाँ तक हम ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं हायर और हायर टेम्परेचर्स पे, उसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट मिलती है ये ओरिजिन से पास होती है। तो ओरिजिन से पास होने का मतलब इंटरसेप्ट जीरो है। तो XT और 1/T को आप वेरिएबल समझें तो उनके बीच जो रिलेशन है, थियोरेटिकल मॉडल हमारा कह रहा है, क्लासिकल थियोरेटिकल मॉडल वो कह रहा है हाँ एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो भी यहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो ये जो वो है, दिस सेटिस्फाइज दी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी वेल। लेकिन अभी हम इस थ्योरी में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जिसे हम कहेंगे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अभी जो हमने क्लासिकल थ्योरी में किया वो ये था, ऑलमोस्ट हम मैथमेटिकल स्टेप सेम होंगे, लेकिन बस एक आइडिया चेंज होगा। हमने सिंगल डाइपोल का या सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाला, उसकी सारी एनर्जीज़ के ऊपर सम करके, और सम हमने बेसिकली फिर ओरिएंटेशंस के ऊपर किया था, क्योंकि जो एनर्जी है वो एंगल पे डिपेंड करती है, हमारा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू फील्ड पे डिपेंड कर रहा था। तो बाद में हमने किसी भी तरीके से इवैल्यूएट किया। फिर टोटल सैंपल का जो पार्टीशन फंक्शन है, वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की पावर n, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ दी वो, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल्स नॉन अट्रैक्टिंग थे। लेकिन यहाँ 1/n का फैक्टर हमने नहीं लिया, क्योंकि डाइपोल्स हमारे डिस्टिंग्विशेबल हैं, लोकलाइज होने के कारण डिस्टिंग्विशेबल। फिर हमने F कंप्यूट किया -kBT, और मैग्नेटाइजेशन हमने इसका इस एक्सप्रेशन से निकाला था, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू H कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट विद अ माइनस साइन। ओके, लेकिन क्वांटम केस में क्या चेंज होने वाला है? क्वांटम केस में मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असली कंसेप्ट बेसिकली ये है, हमको अभी ट्रेस बैक ये भी करना पड़ेगा कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का ओरिजिन क्या है। क्लासिकल केस में हमने सिंपल ये पिक्चर से स्टार्ट किया कि हाँ एक एक डाइपोल जो है ये पहले से डाइपोल बना हुआ है, रैंडमली ओरिएंटेड है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। लेकिन क्वांटम थ्योरी में एक्चुअली हमें जो ट्रेस बैक करके इस चीज़ पे जाना पड़ेगा, खुद एक जो एंटिटी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है, इसके पास ये मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ से आया? एक एंटिटी का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है, जिसको हम म्यू लिख रहे थे, इस म्यू का ओरिजिन क्या है बेसिकली। ओके, तो और फिर उससे फ़र्क क्या पड़ता है मैथमेटिकली? जो फ़र्क पड़ेगा क्लासिकल केस में, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसके ऑल ओरिएंटेशंस वेर पॉसिबल। जो डाइपोल है या डाइपोल मूवमेंट है म्यू, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ भी एंगल बना सकता था। थीटा की रेंज हमारी 0 से लेकर पाई तक कुछ भी हो सकती थी। तो कोई पर्टिकुलर डाइपोल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, वो कोई भी एंगल 0 से पाई तक बना सकता था। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, फाई की ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 से 2 पाई तक तो थी, लेकिन मेन चीज़ थीटा की है। हाँ, कि थीटा
0 से पाई तक का कोई भी एंगल हो सकता था। मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड के अलॉन्ग भी हो सकता था, फील्ड के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 180 डिग्री तक हो सकता था। ओके, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे आपका कंसेप्ट आएगा स्पेस क्वांटाइजेशन, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगेन बेसिकली ये है, अब हमको पहले ये देखना पड़ेगा इस मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है। एक एलिमेंट्री जो डाइपोल बन रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल, वो मैग्नेटिक डाइपोल के पास वो मैग्नेटिक कैरेक्टर आया कहाँ से? ओके, इनफैक्ट ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स पर डिस्कस कर रखा है, उसमें भी मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़ में हमने इसे डिस्कस किया था। ये डिस्कस हो रखा है, बट जस्ट ए क्विक रिव्यू, अदरवाइज आप मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़ में इसको देख सकते हैं। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल माना किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, अभी मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, बाद में इसे जनरलाइज कर देंगे। चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूमने के कारण उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है l, तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल अगर सर्किल में घूम रहा है तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह हो गया, और करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो वो ये कैसे एक्सप्रेशन इतना आता है, ये इवेलुएट करके बहुत इजीली आप देख सकते हैं, या मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज़ में आप देख सकते हैं। अगर एक पार्टिकल है q चार्ज का और जिसका मास m है, तो अगर वो किसी समय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l कैरी कर रहा है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है इतना। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिहेवियर आ रहा है, ये बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से आ रहा है। अभी मैं केवल ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहा हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये है इसका सोर्स। ओके, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और इन पर्टिकुलर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए q की वैल्यू -c होती है, सो दिस बिकम्स माइनस साइन केवल ये बता रहा है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, वो हमारे लिए वैसे ओवरऑल इररिलेवेंट है, बट लेट्स टेक केयर ऑफ द माइनस साइन एज वेल, अदरवाइज हम इस फॉर्म से भी काम कर सकते हैं दिस। और अगर मैं अब इसका z कंपोनेंट लूँ, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, l और μl दोनों वेक्टर्स हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं इनके z कंपोनेंट्स ले लूँ तो वो भी इक्वल होने चाहिए। तो z कंपोनेंट ऑफ म्यू, इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू एल का z कंपोनेंट, म्यू एल कॉमा z, q/2m जनरल केस में, और l का z कंपोनेंट दिस। लेकिन अब इशू क्या आता है? इशू ये है, असली इशू ये स्पेस क्वांटाइजेशन। सोर्स को ट्रैक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से आप जानते हैं ये l एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर और उसके जो z कंपोनेंट की वैल्यूज़ हैं वो क्वांटाइज्ड होके हमें इस तरह से मिलती है। आइगन वैल्यू इक्वेशंस होती हैं, एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू l+1 h क्रॉस स्क्वायर होती है। तो एल ऑपरेटर जो है, एल ऑपरेटर अपने आप में नहीं होता है, पर एल का जो मैग्नीट्यूड है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल के लिए साथ आप क्वांटम नंबर एसोसिएट करते हैं, एल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल, और स्मॉल एल से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? स्मॉल एल से अगर हम ये एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करें √LL+1 h क्रॉस, तो ये उस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड की जानकारी इस एल क्वांटम नंबर में होती है। और एल की अलाउड वैल्यूज़ जो होती हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए हमने सॉल्व करके निकाला है, ये 0, 1, 2 टाइप का होता है। और जो एल का z कंपोनेंट होता है उसकी भी वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स से फिक्स होती है, दैट कम्स आउट टू बी ml h क्रॉस, जहाँ पे ml नॉर्मली जिसे हम सिंपली l लिख देते हैं, पर यहाँ पे तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग टाइप के एंगुलर मोमेंटम आ सकते हैं। तो ml ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ml, और ml की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक इन यूनिट्स ऑफ 1, एक एक के जंप में। से l बराबर 2 है तो -2, -1, 0, 1, 2, दिस यू नो ऑल दिस। ओके, दिस तो क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्चुअली अब रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर दी है इस पर भी, मैग्नीट्यूड पे भी। लेकिन ये तो केवल वेक्टर की लंबाई है, तो अगर इस वेक्टर की लंबाई कुछ है, फिक्स हो गई है क्वांटम मैकेनिक्स से, L किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए L की वैल्यू फिक्स है, माना 2, तो ये मैग्नीट्यूड √6 h क्रॉस पे फिक्स हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया। जो एक एक डाइपोल आपका बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, सबके मैग्नीट्यूड बराबर है। ये तो हमने क्लासिकल थ्योरी में भी देखा था, क्लासिकल थ्योरी में भी हर डाइपोल की डायरेक्शन जो भी हो सबके मैग्नीट्यूड बराबर थे। तो केवल ये वाली जो इक्वेशन है और उसके साथ ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैग्नीट्यूड कितने पे है, एक एक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो कितना लेंथ है उसकी, वो यहाँ से फिक्स हो रही है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट है, अगर मैं केवल ऑर्बिटल मोशन की बात करूं तो वो या तो -2 h क्रॉस हो सकता है, या -1 h क्रॉस, या 0 h क्रॉस, या 1 h क्रॉस, या 2 h क्रॉस। माना मैं l=2 केस ले रहा हूं, जिसे हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट की वैल्यू आर्बिट्री नहीं हो सकती है।
वो कुछ खास वैल्यू ही ले सकता है। तो कुछ खास वैल्यू लेने का मतलब LZ को अगर कुछ खास वैल्यू पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये सारी की सारी वैल्यू नहीं ले सकता है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के Z कंपोनेंट की वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, क्वांटाइज, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़। ओके इसको अभी इस फिगर में देखेंगे। माना इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो म्यू एल जो है एल से इस तरह से रिलेटेड है, तो जो मैग्नीट्यूड है केवल म्यू एल का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं सिंपली विदाउट वेक्टर म्यू एल लिखूंगा, ओके हमारा एक एक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, E(h×2m एल प्लस 1). एल आप फिक्स ले सकते हैं, एल बराबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, तो ये नंबर फिक्स हो चुका है। और इसमें अगेन ये E(h×2m) जो है, ये कांस्टेंट को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ओके ये कांस्टेंट बार बार आता है जब आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से डील करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने की ही यूनिट हमारी म्यू भी हो जाती है, बोर मैग्नेटॉन। ओके म्यू भी कोई इस तरह का म्यू नहीं है, ये म्यू को मेजर करने की यूनिट है। ओके तो म्यू भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, E(h×2m). ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इस कॉन्स्टेंट रेशियो को हम बोर मैग्नेटॉन कहेंगे। तो ऑर्बिटल मोशन में जब तक हम स्टडी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, अगर एल की वैल्यू कुछ फिक्स है आपकी, माना एल बराबर 2 का एग्जांपल अभी मैं लूँगा, तो √6 म्यू बी आपका जो डाइपोल मूवमेंट बन रहा है, एक एक डाइपोल का किस स्ट्रेंथ का बन रहा है, √6 बोर मैग्नेटॉन का। दैट इज़ ओके, बट अभी तक हमारे पास डायरेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आई अगर मैं केवल इस कंडीशन को देखता हूँ। पर अगर मैं इस कंडीशन को भी अब ध्यान में रखूँ, म्यू का एल का जेड कंपोनेंट दिस फैक्टर इंटू LZ, लेकिन LZ की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स से जो अलाउड हैं वो केवल ml(h×) हैं। तो ये एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पुट करूँ और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह -E, मुझे पता लगता है वो जो एक एक एलिमेंट्री डाइपोल है ऑर्बिटल मोशन के कारण जो जिसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है, उसके Z कंपोनेंट जो है डाइपोल मूवमेंट का, वो केवल इस फॉर्म का हो सकता है। अगेन E(h×2m) को म्यू भी लिख दें, बोर मैग्नेटॉन -m। म्यू भी इज़ ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, पर ml केवल इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, -2, -1, 0, 1, 2। तो इसका मतलब म्यू का जो Z कंपोनेंट है वो बोर मैग्नेटॉन की यूनिट्स में केवल इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, ऑर्बिटल मोशन के लिए एटलीस्ट। ये से फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली l=2 का केस देखें आप, तो l=2 के लिए म्यू एल जो है √6 म्यू भी बनेगा। मैं सिंपली इसे √6 भी कह सकता हूँ कई बार, √6 इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। लेकिन जो ml की वैल्यू है फॉर l=2, ये रेंज होती है -2, -1, 0, 1, 2, -l से लेकर +l इन यूनिट्स ऑफ इन जंप्स ऑफ 1। तो अगर ml की ये अलग अलग वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आपको पता लगता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके लिए l बराबर 2 है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर तो इतना लंबा है, उसकी लेंथ तो इतनी है, लेकिन उसका जो Z कंपोनेंट है, आप ml की जगह -2 रखें 2 म्यू बी, या -1 रखें तो 1 म्यू बी, या ये एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट केवल ये वैल्यू ले सकता है। इस तरह का फिगर हम कई बार ड्रॉ कर चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। माना ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस आप √6 सोच लीजिए इन यूनिट्स ऑफ म्यू बी। अगर मैंने ये वाली कंडीशन एम्प्लॉय नहीं की तो मेरे को केवल ये पता है, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर जो है उसका लेंथ √6 है। √6 होने का मतलब हो सकता है वो वेक्टर यहाँ पॉइंट करे या यहाँ पॉइंट करे या यहाँ पॉइंट करे या किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। ये क्लासिकल केस की तरह हो रहा है, लेकिन ये तब है अगर मैं केवल इस पहली वाली इक्वेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड या फिर करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमारे पास तो एंगुलर मोमेंटम के Z कंपोनेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है, तो उससे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के Z कंपोनेंट पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो l बराबर 2 के लिए अलाउड वैल्यूज़ जो हैं Z कंपोनेंट की, या तो +2 या +1 या 0, -1। इसको हम इस फिगर में इस तरह से दिखाते हैं, पूरा सर्कल नहीं दिखाया, उसका आधा पार्ट। म्यू का वेक्टर, ये ब्लू वाली लाइन्स हैं, केवल ये ब्लू लाइन्स ही म्यू वेक्टर क्यों हो सकता है क्वांटम मैकेनिकल केस में, क्योंकि अगर म्यू ये वाला वेक्टर है, इस सर्कल का रेडियस अगेन √6 है, तो मैग्नीट्यूड तो √6 हो गया। हाँ ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल भी होनी ज़रूरी है। Z कंपोनेंट जो है ये हमारी Z एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड हमने Z एक्सिस के अलॉन्ग लगा रखा है, तो डाइपोल मूवमेंट केवल ऐसा ओरिएंटेशन ले सकता है कि उसका Z कंपोनेंट या तो 2 यूनिट्स बने, +2 यूनिट्स, या वो बने +1 यूनिट, या 0 यूनिट, या -1 यूनिट, या -2। इसीलिए ये जो ब्लू लाइन्स हैं यही हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उस पूरे सैंपल में आप कोई सा भी किसी समय रैंडमली पिक करेंगे, वो इन ओरिएंटेशंस के अलावा किसी और ओरिएंटेशन में नहीं हो सकता है। वो इस ओरिएंटेशन में क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि इस ओरिएंटेशन में अगर वो होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो ठीक हो रहा है, मैग्नीट्यूड अभी भी √6 एक्स क्रॉस, हाँ √6 म्यू भी, हाँ उतना ही होना चाहिए, लेकिन उसके मोमेंटम का z कंपोनेंट जो है वो तो 2 से थोड़ा ऊपर है, से 2.2 अलाउड नहीं है भाई। मोमेंटम के एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का z कंपोनेंट बोर मैग्नेट्रॉन की यूनिट्स में इंटीजर होना चाहिए। तो इसी फीचर को हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं दिस, ओके। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी दिखाई है, नॉर्मली जब हम स्पेस क्वांटाइजेशन डिस्कस करते हैं वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में करते हैं, ओके। ये आप इनमें से हर एक ब्लू एरो के साथ जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अपोजिट एक एंगुलर मोमेंटम का एरो सोच सकते हैं, जैसे इस फिगर में था, ओरिजिनल फिगर में एल और म्यू उसके अपोजिट है। तो ये वाला म्यू जब भी क्वांटाइज होकर इस ओरिएंटेशन में होगा तो उसके अपोजिट उसका करस्पॉन्डिंग एक एल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एल होगा। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी इटसेल्फ स्पेस क्वांटाइज होता है, ओके। बट इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन एक्चुअली आता उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक काउंटर पार्ट के क्वांटाइजेशन के कारण ही है, ओके। बट इधर केस दिस, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑलरेडी। और अगर आप अभी भी इसमें क्लियर नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके दिस। तो अब चेंज क्या है, क्लासिकल केस से चेंज क्या है? चेंज ये है, अब आप यहीं पे देख लीजिए, थीटा की वैल्यू है तो इतनी हो सकती है, मैं उसे मैथमेटिकली कंप्यूट कर सकता हूँ, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। थीटा या तो इतना हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ डाइपोल या तो इतना एंगल बनाएगा या फिर इतना एंगल बनाएगा या इतना या इतना। केवल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, जबकि क्लासिकल केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल थे, 0 वाला भी, 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी। इसीलिए हमें वहाँ पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ा था 0 से पाई तक। लेकिन अब की बार थीटा की कुछ ही डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यू? हमने l=2 का एग्जांपल लिया तो 5, और आपको पता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, ml की जो अलाउड वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 2l+1। तो जनरल केस में l की वैल्यू 3 होगी तो 7 चॉइसेस बनेंगी, l की वैल्यू 4 होगी तो 9 चॉइसेस। तो इन जनरल l की किसी वैल्यू के लिए आपको 2l+1 पॉसिबल ओरिएंटेशन ही मिलेंगे, तो आपको केवल उन्हीं के ऊपर सम करना है, ओके। z डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमारा डाइपोल केवल 2l+1 पॉसिबल ओरिएंटेशन ही पे रह सकता है, उसके अलावा बाकी नहीं। तो पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी उस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो पार्टीशन फंक्शन निकालते हुए जब हम सारी एनर्जीज़ के ऊपर सम करेंगे, सारी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ के ऊपर, तो मतलब केवल हमें 2l+1 ओरिएंटेशंस के ऊपर सम करना है। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, इनमें से हर एक ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग फाई की रेंज 0 से 2 पाई तक हो सकती है। अगेन इस फिगर को आप 3 डायमेंशन में सोचें, ये वाला पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जो है इसके करस्पॉन्डिंग आप एक पूरा कोन कंसिडर कर सकते हैं। उस पूरे कोन में थीटा एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, तो उससे z कंपोनेंट तो 2h क्रॉस ही रहेगा, 2 यूनिट्स के बराबर। लेकिन जो फाई एंगल है, फाई एंगल 0 से 2 पाई की रेंज ले सकेगा, ओके दिस। लेकिन ये बात मैंने केवल ऑर्बिटल मोशन के लिए की थी। ऑर्बिटल मोशन के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव करना बड़ा इजी है, ओके। स्टैंडर्ड क्लासिकल फिजिक्स से बड़े आराम से निकाला आता है। लेकिन ये इन जनरल ट्रू है, अगर चार्ज पार्टिकल है और उस पर किसी तरह का एंगुलर मोमेंटम है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल स्पिन मोशन जो होता है, स्पिन भी एक तरह का एंगुलर मोमेंटम होता है, ओके। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर किसी पार्टिकल के पास है और वो चार्ज है, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो तभी भी उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है। लेकिन अब की बार यहाँ जो फैक्टर है -e/2m, l की जगह s आ गया, लेकिन एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। इसको हम इस तरह से कहते हैं, स्पिन इज़ ट्वाइस मोर इफेक्टिव इन जनरेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ सर्टेन सेंस, ओके दिस। तो ये और लेकिन स्पिन वेक्टर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्पिन मोशन में s जो करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर होता है वहाँ पे भी इसी तरह के रिलेशन होते हैं। स्पिन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √SS+1 h क्रॉस, जैसे LL+1 रूट का h क्रॉस था, वैसे ही यहाँ, वैसे ही SZ जो है MS h क्रॉस। MS क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कनेक्टेड विद स्पिन। लेकिन s क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है। कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आपका है, उसका स्पिन हमेशा हाफ होगा। l की वैल्यू तो 0, 1, 2, 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन s की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। आप इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं स्पिन को जस्ट ऐसी क्लासिकल सेंस में हम रोटेशन की तरह सोचें, अपनी एक्सिस पे घूमना, तो आप ना उस रोटेशन को फास्ट कर सकते हैं ना स्लो कर सकते हैं, ओके। स्पिन का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके 2 ओरिएंटेशंस बन सकते हैं, जिसे आप नॉर्मली अप स्पिन और डाउन स्पिन कहते हैं। MS की वैल्यू +½ हो सकती है, MS की वैल्यू -½ लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पिन के करस्पॉन्डिंग ये जो इक्वेशन है इसमें एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा। और अब हम ऑर्बिटल और स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल
जो हमारा सिस्टम जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नज़र आ रहा है, हो सकता है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑर्बिटल मोशन के कारण हो, या स्पिन मोशन के कारण, या उनके कॉम्बिनेशन के कारण भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं सिस्टम में। तो हमें इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज करना है। तो मोस्ट जनरली हम ऐसे कह रहे हैं, मोस्ट जनरली जो हमारा म्यू है, मैं उसे ना म्यू एल कहूँगा ना म्यू एस कहूँगा, मैं कहूँगा म्यू जे, क्योंकि जे हमारा सिंबल होता है जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का। इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल भी हो सकता है, प्योर स्पिन भी हो सकता है, या मिक्सिंग भी हो सकती है इसकी। तो अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के हमारा जो मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो रहा है, एक एक मैग्नेटिक डाइपोल जो जनरेट हो रहा है, उसका सोर्स है कोई एंगुलर मोमेंटम जे, जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, और करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका नाम हम रख रहे हैं म्यू जे। तो म्यू जे और जे के बीच भी इसी तरह का रिलेशन होगा, E/2m का फैक्टर माइनस साइन, लेकिन ऑर्बिटल मोशन के लिए ये फैक्टर 1 था, स्पिन मोशन के लिए फैक्टर 2 है। इन जनरल हम कह रहे हैं ये फैक्टर होगा जी, और इस जी को हम कहते हैं लैंडेज जी फैक्टर। ओके, अलग अलग तरह के एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑर्बिटल वाला है, स्पिन वाला है, मिक्स्ड वाला है, किस तरह की मिक्सिंग है उसके हिसाब से इस जी की वैल्यू अलग हो सकती है। इनफैक्ट इस जी के साथ हमको मुझे जे भी लिखना चाहिए, पर अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं ये। तो कुल मिला के वी हैव टू ट्रेस बैक कि जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे सिस्टम में ओरिजिनेट हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का, उसके सोर्स में कोई एंगुलर मोमेंटम है, उस इलेक्ट्रॉन के पास किसी तरह का एंगुलर मोमेंटम जरूर है, और तब उस एंगुलर मोमेंटम से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका रिलेशन ये है। और अगेन आपका कोई भी एंगुलर मोमेंटम हो, एल हो चाहे एस हो चाहे जे हो, उसका मैग्नीट्यूड इसी फॉर्म का होता है। मैग्नीट्यूड इसी तरह का होने का मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है जे स्क्वायर ऑपरेटर की, वो उसी तरह की होती है। एल क्वांटम नंबर की जगह अब जे क्वांटम नंबर आ जाएगा, स्मॉल जे मैंने लिखा है। ओके, ये कैपिटल जे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से मैग्नीट्यूड इतना हो सकता है, जे+1 एच क्रॉस। और इसका जो जेड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है एम जे एच क्रॉस। एम जे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद जे। ओके दिस, लेकिन यहाँ पे इन क्वांटम नंबर्स की अलाउड वैल्यूज़ क्या होती हैं? एल की अलाउड वैल्यू तो केवल 0, 1, 2, 3 होती हैं। एस की वैल्यू फिक्स होती है हाफ, लेकिन जो ये जनरल क्वांटम नंबर है जे, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और हाफ भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, और 3/2 भी हो सकती है। दिस मैंने दोनों केसेस को अलग अलग ऊपर नीचे लिखा है। अदरवाइज जनरल केस में जे की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा भी हो सकता है, उसका मोशन में ऐसे कंट्रीब्यूशन से हो कि उसके लिए जे की वैल्यू 0 बन रही हो, जबकि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, किसी दूसरे सिस्टम में उसके लिए जे की वैल्यू हाफ हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम, या किसी तीसरे सिस्टम में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जे की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ओके, तो वो और एम जे की वैल्यू अगेन माइनस जे से प्लस जे तक रेंज करती हैं। जिस तरह से एम एल की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक, एम एस की वैल्यू माइनस एस से प्लस एस तक, उसी तरह से एम जे की वैल्यू माइनस जे से प्लस जे तक। माना कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें जे की वैल्यू 3/2 है, तो करस्पॉन्डिंग जो एम जे की चॉइसेस आप पे होंगी -3/2, उसमें फिर 1 इंक्रीज़ करो। यहाँ जो डिफरेंस होगा वो अभी भी 1 का ही होगा, इन जम्प्स ऑफ 1। ओके, तो एम जे हो चाहे एम एस हो चाहे एम एल हो, उसकी अलाउड वैल्यूज़ में हमेशा 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। ओके, मैंने स्पिन के केस में आपको बताया, स्पिन में एस की वैल्यू हाफ, लेकिन एम एस की वैल्यू -½ और +½ उनका डिफरेंस भी कितना है? 1 यूनिट का। ऐसे ही जनरल केस में ये डिफरेंस हमेशा 1 यूनिट का होगा। से फॉर एग्जांपल जे बराबर 3/2 है, तो एम जे की मिनिमम वैल्यू -3/2, अगली -½ अगली +½ और अगली 3/2। कुल मिला के यहाँ आपको मिलेंगी 2j+1 वैल्यूज़। जैसे वहाँ 2l+1 वैल्यूज़ मिली, वैसे यहाँ एम जे की जो पॉसिबल चॉइसेस आपको मिलेंगी दैट वुड बी 2j+1 चॉइसेस लाइक दिस। ओके, तो हमें अब ये ध्यान रखना है, इनफैक्ट ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट है वो केवल ये वैल्यूज़ ले सकता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जे हमारा फिक्स होगा किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, जे फिक्स्ड है। ओके, लेकिन जे की जो भी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग एम जे की बहुत सारी चॉइसेस बनती हैं, कुल मिला के कितनी? 2j+1 चॉइसेस। तो और वो 2j+1 चॉइसेस एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट को इस तरह से कंट्रोल करती हैं। और अगर एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट कुछ है, ओके, तो अगर जे और म्यू जे में ये रिलेशन है तो इनके z कंपोनेंट्स में भी तो सिमिलर रिलेशन होगा। तो म्यू जे का जो z कंपोनेंट है वो होगा -G/2m, जे का z कंपोनेंट, और जे का z कंपोनेंट कितना होता है? mj/h। अगर आप EH/2m को बोर मैग्नेट्रॉन लिख दें तो ये रिलेशन। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो टोटल है, ये मुझे मॉड लिखना चाहिए था, सॉरी,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट बनेगा, एक एक एलिमेंट्री डाइपोल, उसकी स्ट्रेंथ इतनी है। जे की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, हाफ या 1 या 2, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आप ये कर सकते हैं। ओके, दिस लेक्चर हैज़ दिस वीडियो इज़ अगेन ब्लैक्ड आउट। मैं इसे पॉज करके इमीडिएटली दूसरा वीडियो शुरू कर रहा हूँ।